अच्छा, कभी सोचा है कि हम राजनीति यानी पॉलिटिक्स को पढ़ते कैसे हैं? आज हम 20वीं सदी की एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने पॉलिटिक्स को देखने और समझने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो सवाल है ना, ये सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं थी। इस एक सवाल ने विचारों की एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसने पॉलिटिकल साइंस की पूरी नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 20वीं सदी की जो बड़ी बड़ी उथल पुथल हुई, मतलब वर्ल्ड वॉर्स वगैरह, उससे पहले पॉलिटिक्स को पढ़ने का तरीका बहुत अलग था। उस पुराने तरीके को परंपरावाद या ट्रेडिशनलिज्म कहते थे, और इसका पूरा फोकस इस बात पर था कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, न कि इस पर कि राजनीति असल में कैसी है। तो होता ये था कि जो परंपरावादी थे वो आदर्श सरकार क्या है और न्याय क्या है जैसे बड़े बड़े फिलोसफिकल सवालों में ही लगे रहते थे। और दूसरी तरफ असल दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स हो रहे थे, फाशीवाद बढ़ रहा था, मतलब तबाही मची हुई थी। और इन आदर्शवादी सिद्धांतों के पास इस नई क्रूर हकीकत का कोई जवाब ही नहीं था। जाहिर है, इससे स्कॉलर्स में एक गहरी निराशा फैल गई। उन्हें लगने लगा कि भाई, ये कैसी पढ़ाई है, ये कैसा पॉलिटिकल साइंस है जो दुनिया की इतनी बड़ी तबाही को ना तो समझा पा रहा है, ना ही उसे रोक पा रहा है। ये तो किसी काम का नहीं है। और यहीं से ये बात साफ हो गई कि अब एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और बस इसी फ्रस्ट्रेशन और निराशा में से एक नया आंदोलन पैदा हुआ, एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसे नाम दिया गया व्यवहारवाद, यानी बिहेवियरलिज्म। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सामने आया और इसने वादा किया कि ये पॉलिटिकल साइंस को जड़ से बदल कर रख देगा। अब इनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। ये लोग चाहते थे कि पॉलिटिकल साइंस को भी फिजिक्स या बायोलॉजी की तरह एक एकदम प्योर साइंस बना दिया जाए। मतलब फिलॉसफी वगैरह सब साइड में रखो, सिर्फ और सिर्फ ठोस फैक्ट्स पर, डेटा पर फोकस करो। तो चार्ल्स मेरियम जैसे विचारकों ने इस आंदोलन को लीड किया और इन लोगों ने कहा, देखो, आइडिया और वैल्यूज की बातें बंद करो। इसकी बजाय उन्होंने सिर्फ सर्वे, आंकड़ों और चुनाव के नतीजों से जैसे डेटा पर फोकस किया। मतलब सिर्फ वो चीजें देखो जिसे नापा जा सके, जिसे ऑब्जेक्टिवली देखा जा सके। लेकिन साइंस पर इस कट्टर फोकस का एक ऐसा साइड इफेक्ट हुआ, एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई साइंस सिर्फ मेजरमेंट पर, सिर्फ नापने तौलने पर इतना फोकस हो जाए कि वो अपना असली मकसद ही भूल जाए, तब क्या होता है? क्योंकि वैल्यूज और नैतिकता को हटाने से पॉलिटिकल साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट में बदल रहा था जो शायद टेक्निकली तो बहुत एक्यूरेट था, पर असल दुनिया के लिए इररेलेवेंट होता जा रहा था। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। वो अपना काम कर रहा है, एकदम गुड साइंस, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, परफेक्ट डेटा, सब कुछ बढ़िया। पर असली प्रॉब्लम तो यही है, वो डेटा तो इकट्ठा कर रहा है पर गांव की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहा। और जल्द ही इस अप्रोच की आलोचना होने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो मॉरली एम्प्टी है। ये वियतनाम युद्ध या सिविल राइट्स मूवमेंट जैसे बड़े संकटों का विश्लेषण तो कर सकता है, पर कोई समाधान नहीं दे सकता। तो 1960s आते आते ये जो डिससैटिस्फैक्शन थी, ये बढ़ने लगी और व्यवहारवाद के खिलाफ इसी रिएक्शन ने एक नए आंदोलन को जन्म दिया जिसका नाम था उत्तर व्यवहारवाद, यानी पोस्ट बिहेवियरलिज्म। और सबसे मजेदार बात, या कहिए सबसे आयरॉनिक बात ये थी कि इस काउंटर रेवोल्यूशन को लीड करने वाले थे डेविड ईस्टन। वही डेविड ईस्टन जो पहले बिहेवियरलिज्म के सबसे बड़े चैंपियंस में से एक थे, पर अब उन्हें भी महसूस होने लगा था कि ये फील्ड कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक गया है। ईस्टन ने एक बहुत ही दमदार सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आखिर उस ज्ञान का, उस नॉलेज का क्या फायदा जो समाज की असली जलती हुई समस्याओं को सुलझाने के काम ही ना आए। और बस इसी सोच ने हमारी कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की शुरुआत की। एक नया सिंथेसिस, एक नया मेल जिसने आज के मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को उसका रूप दिया। अब इसका मतलब ये नहीं था कि साइंस को छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था साइंस को एक पर्पस देना, एक मकसद देना। इसे पॉलिटिकल साइंस में एक ह्यूमनिस्टिक टर्न कहा गया, जिसने रेलेवेंस और एक्शन पे जोर दिया। ये टेबल इन तीनों अप्रोचेस के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। पोस्ट बिहेवियरिज्म ने, आप कह सकते हैं, दोनों दुनिया की सबसे अच्छी चीजें ले ली। बिहेवियरिज्म से लिया साइंटिफिक रिगर, यानी वैज्ञानिक सटीकता, और ट्रेडिशनलिज्म से लिया वो पर्पस की भावना, वो मॉरल कंपस।
तो कुल मिलाकर आज पॉलिटिक्स की स्टडी इसी बैलेंस को मानती है। ये मानती है कि अगर हमें दुनिया को सही में समझना है और उसे बेहतर बनाना है तो हमें ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स भी चाहिए और एक क्लियर मॉरल डायरेक्शन भी चाहिए। दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। ये वो टेंशन है जो शुरू तो पॉलिटिकल साइंस में हुई, लेकिन आज हर फील्ड में, हर साइंटिफिक स्टडी में मौजूद है कि ज्यादा जरूरी क्या है, किसी चीज का प्रिसाइज होना या रेलेवेंट होना। तो चलिए समझते हैं इस दिलचस्प बदलाव की पूरी कहानी को। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा अकादमिक सवाल नहीं था, इसने तो पॉलिटिकल साइंस की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी थी। एक तरफ थीं प्लेटो और अरस्तु की सदियों पुरानी परंपराएं और दूसरी तरफ खड़ा था एक बिल्कुल नया साइंटिफिक नजरिया जो हर चीज पर सवाल उठा रहा था। तो भाई, इस क्रांति को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। मतलब व्यवहारवाद से पहले राजनीति को कैसे पढ़ा और समझा जाता था। यहाँ दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। देखिए, जो पारंपरिक तरीका था वो बड़े बड़े सवालों में डूबा था कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, न्याय क्या है, और दूसरी तरफ थे व्यवहारवादी जो कह रहे थे अरे रुको, इन बड़े सवालों को थोड़ी देर साइड में रखो, पहले ये तो देखो कि लोग असल में करते क्या हैं, वो वोट कैसे देते हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, स्टडी का पूरा मकसद ही बदल रहा था। जरा सोचिए, सदियों तक पॉलिटिकल साइंस का मतलब था लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ना, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारकों के आदर्शों पर बहस करना। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और दुनिया में उथल-पुथल मच गई। तब कुछ स्कॉलर्स को लगा कि भाई, ये जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं ये असल दुनिया की समस्याओं का जवाब तो दे ही नहीं रहा है। मतलब पॉलिटिकल साइंस उस वक्त साइंस कम और हिस्ट्री और फिलॉसफी ज्यादा था। वो पूरी तरह से इन सब्जेक्ट्स की छाया में था। और बस यही बात उन नए विचारकों को खटक रही थी जो राजनीति को एक प्रॉपर हार्डकोर साइंस बनाना चाहते थे। और फिर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस तबाही ने तो मानो सब कुछ हिलाकर रख दिया। अचानक से ये बड़ी बड़ी फिलॉसफिकल बातें बेमानी लगने लगी। विद्वानों को ये एहसास हुआ कि उनके पुराने तरीके फांसीवाद के उदय जैसी चीजों को समझने या इस भयंकर जंग की भविष्यवाणी करने में पूरी तरह से फेल हो गए थे। और बस इसी नाकामी के बाद एक जोरदार मांग उठी, एक नए, ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच की। जंग के बाद की दुनिया में, खासकर अमेरिका में, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के बीच एक तरह की बेचैनी फैल गई थी। अब वो सिर्फ थ्योरी पर बहस नहीं करना चाहते थे, उन्हें चाहिए थे असली टूल्स, ऐसे तरीके जिनसे पॉलिटिकल बिहेवियर को समझा जा सके और हो सके तो प्रिडिक्ट भी किया जा सके। और यहीं से एंट्री होती है व्यवहारवाद की। इसका फंडा बहुत सिंपल था कि भाई, बड़ी बड़ी संस्थाओं और आदर्शों की बातें बंद करो, सीधे लोगों को देखो, उनके बर्ताव को स्टडी करो। वो वोट कैसे करते हैं, वो फैसले कैसे लेते हैं, वो ग्रुप्स में कैसा बिहेव करते हैं, और ये सब करो डेटा और सबूतों के साथ, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बायोलॉजिस्ट किसी जानवर को स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट ए डहाल ने तो इसे साफ साफ कहा था, व्यवहारवाद सिर्फ कोई नया आइडिया नहीं था, ये एक विरोध आंदोलन था, एक तरह का विद्रोह पुराने फेल हो चुके तरीकों के खिलाफ। डेविड ईस्टन ने इसे और भी सिंपल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद का मकसद असली इंसान को स्टडी के सेंटर में लाना है। अब फोकस किसी काल्पनिक राज्य पर नहीं, बल्कि असल इंसानों पर था, जो रोजमर्रा की जिंदगी में राजनीतिक फैसले लेते हैं। तो ठीक है, सुनने में तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल में प्रैक्टिकली ये नया विज्ञान था कैसा? तो चलिए इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स को देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी, फोकस करो लोगों और ग्रुप्स के असली बिहेवियर पर। दूसरा, इस्तेमाल करो साइंटिफिक तरीकों का, सर्वे, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, ये सब। तीसरा, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस तक ही सीमित मत रहो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे दूसरे सब्जेक्ट से भी सीखो। और हाँ, एक सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, वैल्यू फ्री रहो, मतलब अपनी पर्सनल राय और भावनाओं को रिसर्च से बिल्कुल दूर रखो। इस पूरे बदलाव को समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, ये सोचिए कि पॉलिटिकल साइंस लाइब्रेरी से निकलकर लैब में आ गया था। मतलब अब सिर्फ पुरानी किताबें नहीं पढ़नी थी, बल्कि डेटा इकट्ठा करना था, उसे एनालाइज करना था और अपनी थ्योरीज को टेस्ट करना था। लेकिन क्या ये नया साइंटिफिक तरीका परफेक्ट था? क्या सारी समस्याओं का हल मिल गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत जल्द इस क्रांति की भी अपनी कमियां और इसके आलोचक सामने आने लगे। तो क्या थी वो आलोचनाएं?
पहली बात, आलोचकों ने कहा कि ये लोग मेथड्स और टेक्निक्स पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे थे कि वो असली बड़े मुद्दों को ही भूल गए। उनका ध्यान इस पर था कि डेटा कैसे इकट्ठा करें, न कि इस पर कि दुनिया में गरीबी, युद्ध और अन्याय जैसी बड़ी समस्याओं का क्या करें। कुछ लोगों ने तो इसे स्यूडो पॉलिटिक्स यानी एक तरह की नकली राजनीति तक कह दिया। वह शायद सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था, वैल्यू फ्री होने के चक्कर में व्यवहारवादियों ने सही और गलत, नैतिकता, इन सब जरूरी चीजों को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। वो ये तो बता रहे थे कि राजनीति कैसी है, लेकिन इस सवाल पर वो बिल्कुल चुप थे कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। तो सवाल उठता है कि अगर पुराना तरीका भी अधूरा था और ये नया साइंटिफिक तरीका यानी व्यवहारवाद भी अधूरा था, तो फिर रास्ता क्या है? और बस इसी सवाल ने पॉलिटिकल साइंस में एक और नए चैप्टर की शुरुआत की। एक ऐसा चैप्टर जहां कोशिश की गई साइंस की शक्ति और इंसानी मूल्यों के महत्व को एक साथ लाने की। पर वो कहानी उत्तर व्यवहारवाद की है, जिसे हम जानेंगे किसी और दिन। सोचिए, एक पूरी की पूरी एकेडमिक फील्ड, उसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की, एक ऐसी फील्ड की जो इस सवाल पर लगभग 2 हिस्सों में बट गई थी कि भाई इसे आखिर होना क्या चाहिए। तो इस पूरे कहानी के सेंटर में, मतलब जड़ में, एक बहुत बेसिक सा सवाल था, लेकिन इस सवाल ने पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में एक जबरदस्त वैचारिक लड़ाई छेड़ दी थी। देखिए, एक तरफ थे बड़े बड़े आइडियाज, वैल्यूज, मतलब पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए इसकी खोज, और दूसरी तरफ थे एकदम सॉलिड हार्ड फैक्ट्स एंड डेटा, यानी पॉलिटिक्स असल में कैसी है इसकी स्टडी। और ये जो टकराव था ना, ये इतना गहरा हो गया कि इसने इस डिसिप्लिन को लगभग तोड़कर ही रख दिया। अब इस क्राइसिस को ठीक से समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि दांव पर लगा क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिसिप्लिन के ट्रेडिशनल हार्ट से, मतलब इसकी आत्मा से। कई सदियों तक पॉलिटिकल थ्योरी को ही पॉलिटिकल साइंस की आत्मा या उसका दिल माना जाता था। ये वो हिस्सा था जो जस्टिस, राइट्स और एक आइडियल स्टेट यानी एक आदर्श राज्य कैसा हो, इन जैसे बड़े और गहरे सवालों से जूझता था। ये सब शुरू हुआ प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे पुराने ग्रीक थिंकर्स के साथ। उनका फोकस था स्टेट, गवर्नमेंट, कानून और नैतिकता जैसी चीजों पर, और वो पॉलिटिक्स को समझने के लिए फिलोसॉफिकल इंक्वायरी यानी दार्शनिक जांच पड़ताल पर बहुत जोर देते थे। लेकिन फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसकी तबाही के बाद एक क्रांति सी शुरू हुई। एक ऐसी सोच पनपने लगी जो इस ट्रेडिशनल अप्रोच को पुराना और अनसाइंटिफिक मानने लगी थी। 20th सेंचुरी के बीच में एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया। बिहेवियरिज्म नाम का एक नया मूवमेंट सामने आया, और इसका मकसद था पॉलिटिकल साइंस को फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह एक एकदम स्ट्रिक्ट फैक्ट बेस्ड साइंस बना देना। सोचिए, एम्बिशन कितना बड़ा था कि पॉलिटिकल बिहेवियर को भी ठीक उसी साइंटिफिक रिगर के साथ स्टडी किया जाए जैसे कोई केमिस्ट मॉलिक्यूल्स को करता है। इसमें फीलिंग्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन सब के लिए कोई जगह नहीं थी। और साइंस पर इस जोर ने एक बहुत गहरी खाई पैदा कर दी। हालत ये हो गई कि कई लोगों को लगने लगा कि पॉलिटिकल थियरी तो अब बस खत्म होने की कगार पर है। ये बंटवारा एकदम साफ था, एक तरफ फिलॉसफी और हिस्ट्री और दूसरी तरफ स्टैटिस्टिक्स और सर्वेस। बिहेवियरलिस्ट का तर्क ये था कि भाई वैल्यूज और एथिक्स को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, तो इन्हें पॉलिटिकल साइंस की स्टडी से बाहर ही रखो। लेकिन इस वैल्यू फ्री अप्रोच की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पॉलिटिकल साइंस एक तरह से स्टेराइल मतलब नीरस हो गया। हाँ, कॉम्प्लेक्स डेटा तो खूब निकल रहा था, पर समाज की जो सबसे बड़ी दिक्कतें थीं, जैसे गरीबी, असमानता, युद्ध, उनको सुलझाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस डिसिप्लिन ने अपनी आत्मा ही खो दी है। अब एक करेक्शन की, एक सुधार की जरूरत थी। और ये सुधार आया एक बहुत इन्फ्लुएंशियल थिंकर की तरफ से, जो इस पूरी बहस के केंद्र में थे, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन जैसे थिंकर्स ने एक नया मूवमेंट शुरू किया, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इनका तर्क था कि टेक्निकली करेक्ट होने का क्या फायदा अगर आपका काम इंसानी जिंदगी के किसी काम का ही नहीं है। मतलब पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ फैक्ट्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद भी करनी चाहिए। तो इस मूवमेंट ने 2 जबरदस्त नारों के साथ वैल्यूज को वापस सेंटर स्टेज पर ला दिया। पहला रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता, और दूसरा एक्शन यानी कर्म। मतलब साफ था, रिसर्च को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से जुड़ना होगा और जो नॉलेज मिले उससे एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए काम करना होगा।
और ये जो पुनरुत्थान हुआ, इसने सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी को बचाया नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह बदल दिया और सच कहें तो पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। ये बदलाव सच में कमाल का था। अब फोकस सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं रहा। अब बात होने लगी जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, जेंडर पॉलिटिक्स और एनवायरमेंटलिज्म जैसे ज़रूरी मुद्दों पर, वो मुद्दे जो आज हमारी दुनिया को डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इस फील्ड ने आखिरकार अपना बैलेंस ढूंढ लिया। ये समझ आ गया कि असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाना है तो हार्ड फैक्ट्स और डेटा के साथ-साथ एक मजबूत मॉरल कंपास यानी मूल्यों की समझ दोनों ही चाहिए। तो ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। आज जब हम डेटा और एल्गोरिदम्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं, तो ये कैसे इंश्योर करें कि क्या है को जानने की दौड़ में हम क्या होना चाहिए वाले सबसे ज़रूरी सवाल को ही ना भूल जाएं। नमस्कार, आज बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, एक ऐसे विषय की जिसने खुद को नए सिरे से गढ़ा, और वो भी एक नहीं बल्कि दो बार। ये कहानी है दो बड़ी क्रांतियों की, जिन्होंने राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये बदलाव जरूरी क्यों था? देखिए, बात है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की। दुनिया ने क्या कुछ नहीं देखा था। 2 वर्ल्ड वॉर, फांसीवाद का खौफ, भयंकर आर्थिक मंदी और पॉलिटिकल साइंस, उसके पुराने तौर तरीके, इन सब भयानक घटनाओं को समझने में या कहिए रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे थे। उस जमाने में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई का मतलब था संविधान पढ़ लो, संसद कैसे काम करती है ये जान लो, या फिर इस पर फिलॉसफी झाड़ो कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। मतलब सब कुछ किताबी, और बाहर दुनिया में जो असलियत चल रही थी, जो उथल पुथल मची थी, उससे इसका कोई लेना देना ही नहीं था, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। और बस इसी फ्रस्ट्रेशन से जन्मी एक क्रांति, एक नई सोच, जिसने कहा बस बहुत हुआ ये सब। और यहीं से राजनीति को एक बिल्कुल नए साइंटिफिक चश्मे से देखने की कोशिश शुरू हुई। इसी का नाम था व्यवहारवाद। तो ये व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म आखिर था क्या? सीधा सा फंडा था, पॉलिटिकल साइंस को फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा एक पक्का साइंस बनाना, फोकस इस बात से हटाना कि नेताओं को क्या करना चाहिए और इस पर लाना कि वो असल में क्या करते हैं। मतलब उनके बिहेवियर को स्टडी करना। क्यों कोई किसी को वोट देता है, क्यों दंगे होते हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढना डेटा के साथ। और इसका मकसद था राजनीति में ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स ढूंढना। डेविड ईस्टन जैसे थिंकर्स को यकीन था कि अगर हम इंसानों के पॉलिटिकल बिहेवियर को ठीक से स्टडी करें तो हमें कुछ पैटर्न जरूर मिलेंगे, कुछ ऐसे नियम जो बार बार हर जगह काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान में नियम होते हैं। और इस काम को करने के लिए डेविड ईस्टन ने एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसे 8 पिलर्स ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। इसमें सब कुछ था, जैसे कि हमें पैटर्न खोजने होंगे, जो भी खोजें उसे वेरीफाई करना होगा, अच्छी साइंटिफिक टेक्निक्स अपनानी होंगी, हर चीज को नंबरों में यानी आंकड़ों में मापना होगा। सबसे जरूरी, अपनी पर्सनल फीलिंग्स और वैल्यूज को रिसर्च से दूर रखना होगा, एकदम वैल्यू फ्री। मतलब फिलॉसफी से हटकर अब सारा जोर डेटा पर था। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था। सब कुछ बड़ा साइंटिफिक और अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जैसा कि अक्सर होता है, इस नए साइंटिफिक अप्रोच की भी अपनी कुछ बड़ी खामियां थीं, जो धीरे धीरे सामने आने लगी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी आलोचना कहीं बाहर से नहीं हुई, बल्कि खुद बिहेवियरिस्ट्स के अंदर से ही उठी। उन्हें यह महसूस होने लगा कि अरे, हम तो बस डेटा और फैक्ट्स के चक्कर में असली दुनिया से ही कट गए। समाज में युद्ध, गरीबी, असमानता जैसी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हमारी रिसर्च तो उन पर बात ही नहीं कर रही। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि पॉलिटिकल साइंस के पास अब फैक्ट्स थे, डेटा था, चार्ट्स थे, लेकिन समाज की जो सबसे जलती हुई समस्याएं थीं, उनके लिए कोई समाधान नहीं था। वैल्यू फ्री होने की कोशिश में ये विषय अपनी रेलेवेंस ही खो बैठा। मतलब ज्ञान तो था, पर वो ज्ञान किसी काम का नहीं था। इट वॉज अ साइंस विदाउट अ पर्पस। और यहीं से शुरू हुई दूसरी क्रांति, एक तरह का सुधार आंदोलन। ये साइंस का विरोध नहीं था, बल्कि एक कोर्स करेक्शन था, एक कोशिश पॉलिटिकल साइंस में उद्देश्य को, मकसद को वापस लाने की। इसे कहा गया उत्तर व्यवहारवाद या पोस्ट बिहेवियरिज्म। इसका संदेश सीधा और साफ था। हाँ, साइंटिफिक तरीके जरूरी हैं, लेकिन उन तरीकों का इस्तेमाल दुनिया की असली समस्याओं को सुलझाने के लिए होना चाहिए। इसके 2 कीवर्ड्स थे, रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता एंड एक्शन यानी कार्रवाई।
और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब एंट्री होती है फिर से डेविड ईस्टन की। सोचिए, जिस इंसान ने व्यवहारवाद के झंडे गाड़े थे, अब वही इसकी कमियों को पहचान रहा था और वो पोस्ट बिहेवियरिज्म के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक बन गए। ये कोई बाहरी हमला नहीं था, ये तो घर के अंदर से ही एक सुधार था। ये उनकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को दिखाता है। तो अब नया नारा क्या था? नया नारा था नॉलेज फॉर एक्शन। मतलब ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में कुछ करने के लिए, कुछ बदलने के लिए। अब मकसद सिर्फ दुनिया को दूर से देखना नहीं था, बल्कि उसे बेहतर बनाने में हाथ बटाना था। नॉलेज को एक टूल बनना था समाज की भलाई के लिए। चलिए, अब इन दोनों अप्रोचेस को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। तो देखिए, बिहेवियरिज्म का लक्ष्य था प्योर नॉलेज यानी सिर्फ ज्ञान, जबकि पोस्ट बिहेवियरिज्म का लक्ष्य था अप्लाइड नॉलेज यानी ज्ञान का इस्तेमाल। वैल्यूज की बात करें तो बिहेवियरिज्म कहता था वैल्यू फ्री रहो, अपनी भावनाओं को दूर रखो। वहीं पोस्ट बिहेवियरिज्म ने कहा कि वैल्यूज तो जरूरी हैं, वही तो हमें बताएंगे कि कौन सी समस्या पर काम करना है। एक का फोकस था डेटा और मेथड्स पर, तो दूसरे का फोकस था सामाजिक समस्याओं को सुलझाने पर। एक छोटी छोटी इकाइयों को देखता था, तो दूसरा समाज के बड़े बड़े मुद्दों पर नजर रखता था। फर्क साफ है। तो इस पूरी बहस से हमें क्या मिला? हमें मिला एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है, नॉलेज और एक्शन, ज्ञान या कार्रवाई। पोस्ट बिहेवियरिज्म सिर्फ एक थियरी नहीं थी, ये तो एक तरह का कॉल टू एक्शन था। इसकी मांगें बिल्कुल साफ थीं। पहली, टेक्निक से ज़्यादा सब्सटेंस ज़रूरी है। मतलब आप कैसे रिसर्च कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। दूसरी, रिसर्च का फोकस सोशल चेंज पर होना चाहिए, सिर्फ स्टेटस को बनाए रखने पर नहीं। तीसरी और सबसे बड़ी बात, इंटेलेक्चुअल्स की एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो मानवीय मूल्यों की रक्षा करें। और आखिर में, रिसर्च का मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना होना चाहिए। और ये सवाल आज हमें एक बहुत बड़े दौराहे पर लाके खड़ा कर देता है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, गरीबी और पॉलिटिकल डिवीजन जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो रिसर्च का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ दुनिया को समझना काफी है, या फिर उसे बदलने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है? ये सवाल तब भी जरूरी था और आज भी पॉलिटिकल साइंस की आत्मा में बसा हुआ है। इस पर सोचिएगा जरूर। पॉलिटिक्स यानी राजनीति तो आखिर पढ़ा कैसे जाए? क्या इसे मूल्यों और आदर्शों की एक कला की तरह देखना चाहिए, या फिर तथ्यों और सबूतों पर आधारित एक विज्ञान की तरह? आज हम इसी बड़ी और दिलचस्प बौद्धिक बहस की गहराई में उतरेंगे, जिसने सदियों से पॉलिटिकल सोच को एक नया आकार दिया है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये असल में दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों को दिखाता है कि हमारे समाज को कैसे चलाया जाना चाहिए, कैसे समझा जाना चाहिए। ये एक बुनियादी टकराव है। तो चलिए, इस सफर में हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पुराना तरीका क्या था, उसके बाद उस वैज्ञानिक चुनौती को जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और फिर दोनों की सीधी तुलना करेंगे, और आखिर में ये भी समझेंगे कि आज भी ये बहस इतनी जरूरी क्यों है। लेकिन हाँ, इस इंटेलेक्चुअल लड़ाई में कूदने से पहले ये जरूरी है कि हम उन टूल्स को समझ लें जिनका इस्तेमाल पॉलिटिकल थिंकर्स अपने तर्क बनाने के लिए करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। इसे ना 3 लेयर्स या परतों की तरह सोचा जा सकता है। सबसे ऊपर होता है एक दृष्टिकोण जो दुनिया को देखने का एक फ्रेमवर्क है। उसके अंदर एक खास उपागम या अप्रोच को चुना जाता है, और फिर अंत में सही जानकारी निकालने के लिए एक पद्धति यानी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कई सदियों तक पॉलिटिकल सोच पर सिर्फ एक ही पावरफुल नजरिए का दबदबा था, जिसे आज हम ट्रेडिशनल यानी परंपरागत उपागम के नाम से जानते हैं। इसकी जड़ें हमें प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारकों के समय में प्राचीन ग्रीस तक ले जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये उपागम दूसरे विश्वयुद्ध तक बिना किसी बड़ी चुनौती के चलता रहा। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। परंपरावादी विचारक ना एक तरह से आदर्शवादी आर्किटेक्ट्स की तरह थे। उनका मेन फोकस आइडियल स्टेट यानी एक आदर्श राज्य की कल्पना करना था। उनका सवाल हमेशा होता था, क्या होना चाहिए? वो हमेशा मूल्यों, नैतिकता और राज्य जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं पर ही ध्यान देते थे। इसी बात को J.W. गार्डनर ने क्या खूब कहा था, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये लाइन एकदम साफ कर देती है कि ट्रेडिशनल थिंकर्स के लिए राज्य ही सब कुछ था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की तबाही ने सब कुछ बदल दिया।
अब विचारकों की एक नई लहर आई जिसने इस आदर्शवादी तरीके को चुनौती दी। उनका कहना था कि हमें एक ज्यादा वैज्ञानिक नजरिए की जरूरत है। अमेरिका से शुरू हुए इस आंदोलन का एक ही मकसद था कि राजनीति के अध्ययन को फिलॉसफी की दुनिया से निकालकर एक असली साइंस बनाया जाए। उनका लक्ष्य आदर्शों के सपने देखना नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल सच्चाई को वैसे ही समझना था जैसी वो असल में है। इस मॉडर्न या बिहेवियरल अप्रोच ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। क्या होना चाहिए पूछने के बजाय उन्होंने पूछना शुरू किया क्या है। उनका ध्यान मूल्यों से हटकर फैक्ट्स यानी तथ्यों, इंसानी बर्ताव और डेटा पर आधारित एनालिसिस पर चला गया। ये तुलना तो इस बदलाव को आईने की तरह साफ कर देती है। जहां एक तरफ परंपरावाद फिलॉसफी और हिस्ट्री से प्रेरणा ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकतावाद ने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसे विज्ञानों की तरफ देखा। तो चलिए अब इन दोनों अप्रोचेस को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि ये असल में एक दूसरे से कितने अलग हैं। ये टेबल इस पूरे टकराव का सार है। एक तरफ है मूल्य, बड़ी बड़ी संस्थाएं और सवाल क्या होना चाहिए, और दूसरी तरफ है तथ्य, असल इंसानी व्यवहार और सवाल क्या है। देखिए कितना बड़ा अंतर है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक बहस नहीं है। इसका असर आज भी इस बात पर पड़ता है कि हम अपनी राजनीति की दुनिया को कैसे समझते हैं। आज के दौर में कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातों को मिलाने की कोशिश करते हैं। इसी को पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी कहा जाता है। वो ये मानते हैं कि हमें फैक्ट्स पर आधारित कड़ा विश्लेषण तो चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि मूल्य और नैतिकता हमारी पॉलिटिकल लाइफ को कैसे आकार देते हैं। और अंत में ये सब हमें उसी बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है कि राजनीति का अध्ययन क्या है। क्या ये एक कला है जो मूल्यों और आदर्शों से चलती है, या फिर ये एक विज्ञान है जो तथ्यों और डेटा पर आधारित है? शायद इसका सच्चा जवाब कहीं बीच में ही छिपा है।